Hello students, in today's video lecture I will be talking about the general principle of chemotherapy. This is the first part of the second unit of 6th semester. In this topic most of the time student will get confused कि इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है. तो एक आउटलाइन जो हम क्लियर करेंगे जो कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ केमोथेरेपी में हम इंक्लूड क्या करते हैं, हम किन बातों को पढ़ते हैं, इस चीज को हम समझेंगे. तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ केमोथेरेपी में हम कुछ डेफिनेशन कुछ वर्ड्स होंगे, टर्मिनोलॉजी होंगी जिनको डिफाइन करेंगे. बेसिकली हम इसमें बात करेंगे एंटीबायोटिक्स की. एंटीबायोटिक्स को किस तरीके से किस किस कैटेगरी पे या किस किस बेसिस से हम कैटेगराइज करते हैं, उसमें हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ केमोथेरेपी की बात करते हैं. और एट लास्ट हम डिस्कस करेंगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स या उससे जुड़े जो टर्मिनोलॉजी हैं, लाइक सुपर इन्फेक्शन क्या होता है, ड्रग रेजिस्टेंस क्या होता है, उन चीजों को हम कवर करेंगे. तो वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी. सबसे पहले हम बात करते हैं कीमोथेरेपी होता क्या है. अब चूंकि देखिए इस टॉपिक में एज सच कुछ दम नहीं है, लेकिन किसी चीज को एक स्टेप बाय स्टेप उसको समराइज कर लेना ही एक चैलेंज की बात होती है. तो आप जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी में अगर बच्चा इस चीज को कवर अप कर लेता है तो वो सारी चीजों को कवर कर लेगा. अब जैसे कि हम बात करेंगे जनरल और प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी में, फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज कीमोथेरेपी. तो कीमोथेरेपी में पता होना चाहिए इट इज बाय यूजिंग अ सब्सटेंस, अ केमिकल एंटाइटी दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. उसको हम किसी स्पेशलाइज्ड टारगेटेड ट्रीटमेंट जब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी. इट मींस अगर कीमोथेरेपी को हम एक लाइन में डिफाइन करें, chemotherapy is a kind of treatment of a chemical through the chemical, and that chemical may be antibiotics or any kind of substance when it is targeted to a specific thing. Like if you are targeting a specific cell, if you are target to treat the specific cell, अगर तुम किसी एक विशेष सेल को ट्रीट करने की बात करते हैं तो उस समय हम उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी. अब उस सेल्स में जो पॉजिटिव एजेंट, लाइक अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन है, वायरल इंफेक्शन है, फंगल इंफेक्शन है, पैरासिटिक इंफेक्शन है, हेलमिंथिक इंफेक्शन है, तो उस टारगेटेड इंफेक्शन को किसी स्पेसिफिक सेल में टारगेटेड किल करना, मींस अगल बगल की सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करना, केवल उस पर्टिकुलर सेल को ट्रीट करना जो सेल अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है, उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी. मींस अगर हम कीमोथेरेपी को ओवरऑल डिफाइन करने की बात करें, कीमोथेरेपी इज अ काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, targeted treatment in which we use the antibiotic or other chemical entity that used to kill or treat the specific part or specific kind of the cell. This is chemotherapy. Now there is one more term, that is antibiotics and antimicrobials. अब इसमें क्या होता है कि कई बार एंटीमाइक्रोबियल्स और एंटीबायोटिक्स में, एंटीमाइक्रोबियल्स और एंटीबायोटिक्स में डिफरेंस जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि एंटीबायोटिक एग्जैक्टली, अब एक बात ये आप सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि एंटीबायोटिक्स और एंटीमाइक्रोबियल ऐसा नहीं है कि जब आप कीमोथेरेपी को डिफाइन करो तो आप एंटीबायोटिक को ही स्पेशलाइज करके सामने रखो कि कीमोथेरेपी में जो ट्रीटमेंट ड्रग है वो एंटीबायोटिक्स है. नहीं, एंटीमाइक्रोबियल्स भी हो सकती हैं. अब एंटीबायोटिक और एंटीमाइक्रोबियल्स में डिफरेंस क्या है, देखिए एंटीबायोटिक्स को पहले हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं. तो एंटीबायोटिक आर दोज सब्सटेंस दैट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. That microorganism may be bacteria, may be virus, may be fungi, may be actinomycetes, or may be parasitic protozoal, or may be helminthic, obtained from helminthics. So any kind of substance that is obtained from the microorganism and used to kill or inhibit to that particular microorganism or any other kind of microorganism is called antibiotic. Means अगर हम हिंदी में इस चीज को डिफाइन करें, एंटीबायोटिक वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड होते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया आपको, जो कि वायरस भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, फंजाई भी हो सकता है, प्रोटोजोल भी हो सकता है, हेलमिंथिक्स भी हो सकता है. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई केमिकल सब्सटेंस आपने लिया और वो केमिकल सब्सटेंस अब आप कह रहे हो कि उन्हीं की किसी स्पीसीज को किल करने के लिए यूज होती है.
इन स्मॉल कंसंट्रेशन। आपको यह कहना बहुत जरूरी है बच्चे को जानना कि ऑल द एंटीबायोटिक यूज इन अ स्मॉल कंसंट्रेशन। सो इन वन लाइन वी कैन से द एंटीबायोटिक्स आर दोज सब्सटेंस that obtained from the microorganism which may be virus, bacteria, fungi, actinomycetes, protozoal, helminthics and used to kill or inhibit the growth of them in small concentration, that is called antibiotics। means antibiotics के अगर लिए हमने अगर स्पेसिफिक किया तो इस बात को स्पेसिफिक किया कि एंटीबायोटिक्स में जो सब्सटेंस हम जिसको हम एंटीबायोटिक की संज्ञा दे रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है। बेसिक सा डिफरेंस यहां पे है कि जब हम एंटी माइक्रोबियल की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि एंटी माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन्ड होता है। हम ये तो यहां पे बोल रहे हैं कि ये माइक्रोब्स को किल करने के लिए है, लेकिन ये यहां पे हम इस चीज को नहीं डिफाइन करते। एंटी माइक्रोबियल्स वो नहीं होते, मतलब एंटी माइक्रोबियल्स के लिए जरूरी नहीं कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन्ड हो। हम ये बात कह सकते हैं कि ऑल द केमिकल सब्सटेंस और द केमिकल एंटाइटी दैट यूज टू इनहिबिट द माइक्रोब्स, दैट कैन बी अनदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, वायरसेस, सो मेनी। सो उसको हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियस। लाइक हम प्लांट प्रोडक्ट में कुछ जो एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखते हैं उनको भी हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स कहते हैं, लाइक पोडोफिलोटॉक्सिन, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। और इसी तरह हम एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी में कोई भी सब्सटेंस, जरूरी नहीं कि वो माइक्रोब से ऑब्टेन किया गया हो। तो all the substance that it is not mandatory that they are obtained from the microorganism, all the substance that used to inhibit the microbes or kill the microbe, that called antimicrobials। means there is one transparent difference between the antibiotics and antimicrobial is that all the antibiotics obtained from the microorganism, but we cannot say the all antimicrobials obtained from the microorganism, क्योंकि ये कोई भी सब्सटेंस हो सकते हैं, सिंथेटिक, नॉन सिंथेटिक भी हो सकते हैं, जो कि माइक्रोब्स को किल या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज होते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस आपका ये क्लियर हो गया। तीन चीजें हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी में पढ़े। हमको कीमोथेरेपी की डेफिनेशन आनी चाहिए, एंटीबायोटिक्स क्या होती है और एंटी माइक्रोबियल्स क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की बात करेंगे। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में हम ये बात कर रहे हैं, लेट सपोज कोई इंडिविजुअल है और वो इन्फेक्टेड है, ऐसा लग रहा है उसे कि वो इन्फेक्टेड है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसको डायग्नोस किया। अब डॉक्टर उसको अगर ये चीज डायग्नोस कर ले जाता है कि हाँ भाई इसका जो इन्फेक्शन है वो किसी बैक्टीरिया से है, वायरस से, फंजाई से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है, तब वो किसके ट्रीटमेंट की बात करेगा? एंटीबायोटिक्स की बात करेगा, राइट। और तब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की, तब हम उस इन्फेक्टिंग एजेंट को किल करने की बात करेंगे, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी की बात करेंगे। तो उसके जो वेरियस स्टेप्स हैं उस एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में वो क्या क्या, देख सबसे पहले इंडिविजुअल आता है, सबसे पहले क्या करोगे? डायग्नोसिस करोगे। डायग्नोसिस में आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि उस बॉडी में कौन सा प्लेस है जो इन्फेक्टेड है। अगर इन्फेक्शन है तो वो किस चीज से, साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ इन्फेक्शन है। अगर आप उस चीज को डायग्नोस कर ले जाते हैं, अगर उस चीज को आप डायग्नोस कर ले जाते हैं कौन सा इंटरनल या एक्सटर्नल पार्ट इन्फेक्टेड है, तब आप डिसाइड करते हो कि कौन सी थेरेपी। क्योंकि जब आप डायग्नोसिस कर लेते हो तो आप ये भी चेक कर लेते हो कि कितना पार्ट इन्फेक्टेड है, इन्फेक्शन का लेवल क्या है। उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हम इसको केमोथेरेपी में एक्यूट केमोथेरेपी के अंदर रखने वाले हैं या क्रॉनिक केमोथेरेपी। क्योंकि कई बार एक्यूट कीमोथेरेपी, क्रॉनिक कीमोथेरेपी का क्रॉनिक कीमोथेरेपी में क्या होता है कि हम उसमें उस पर्टिकुलर इन्फेक्टेड पार्ट को सर्जिकली रिमूव करते हैं, तो उसमें हम डिसाइड वाले फेज में करते हैं। क्लियर? इसके बाद जब हम डिसाइड कर लेते हैं हमारा कौन सा ट्रीटमेंट चलने वाला है, तो उस ट्रीटमेंट के लिए हम उसमें कई फैक्टर्स होते हैं। अब भाई उस इंडिविजुअल का हम एज रिलेटेड फैक्टर देखते हैं, पेशेंट का वेट देखते हैं, वुमेन है, मेंस है, उसमें कोई प्री क्लिनिकल हिस्ट्री तो नहीं है, उसकी कोई पहले से ऐसी डिजीज तो नहीं जो उसको है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट हमको कैरी ऑन करना है। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की। एक्यूट है तो उसका 1 वीक तक अप्रोक्सीमेटली ट्रीटमेंट चलता है। अगर हम एक्सेप्ट बात करें लाइक
हमारे जो ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड का ट्रीटमेंट है जो कि लॉन्ग है, लेकिन एक्यूट केस में ज्यादातर 4 से 7 दिन का ट्रीटमेंट चलता है। और ड्यूरेशन ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे तो इसको कब तक हमको ड्यूरेशन ट्रीटमेंट को अपने रखना है, हम इस चीज को डिसाइड करते हैं। और ये जब ट्रीटमेंट हमारा हो जाता है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन को हम क्रॉस कर जाते हैं, तब हम बात करते हैं कि अब हम ये देखेंगे कि टेस्ट ऑफ क्योर क्या है। जो भी सिम्टम हमको इस स्टेज में आ रहे थे जब हमने डायग्नोसिस किया, तो उसमें उसका वो मिनिमाइज हुए या नहीं हुए, तो उससे हम पता करते हैं कि अगर सिम्टम हमारे मिनिमाइज हो गए, रिड्यूस हो गए, तब हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ क्योर हमारा क्या था, पॉजिटिव था, जो हमारा ट्रीटमेंट था वो पॉजिटिव था। कई बार ऐसा होता है कि हम लेट सपोज सर्जिकल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं या सर्जिकल रिमूवर किसी बॉडी पार्ट का करने जा रहे हैं, तो वहां पे देयर में भी चांसेस कि वहां पे इंफेक्शन के चांसेस हो। जब वो बॉडी एक्सपोज हो इन द एनवायरमेंट, तो वहां पर इंफेक्शन के चांसेस हो, तो उस केस में भी हम केमोथेरेपी का एक पार्ट यूज करते हैं जिसको बोलते हैं प्रोफाइलैक्टिक कीमोथेरेपी। प्रोफाइलैक्टिक कीमोथेरेपी ये वर्ड्स है, इसमें हम बेसिकली यूज करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर के पहले। अब हम बात करते हैं, ये तो प्रिंसिपल ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी के अंदर, जो कि हम जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी माइक्रो मींस आपके जो क्लासेस हैं एंटी माइक्रोबियल्स के, वो कई तरीके के हैं, डिपेंडिंग ऑन द सेल, डिपेंडिंग ऑन द वेदर द एंटी माइक्रोबियल्स एक्टिंग ऑन द सेल वॉल, वेदर दे आर एक्टिंग ऑन द डीएनए, वेदर दे आर एक्टिंग ऑन द प्रोटीन सिंथेसिस, वेयर दे आर inhibiting the multiplication of the bacteria. There are so many ways through which a different or a specific kind of antimicrobial agent works, and depending on that the classification of antimicrobial is like chemical structure. All the antibiotics that have the sulfonamide or sulfanilamide ring, that एग्जाम्पल ऑफ डैप्सोन और पैरामिनोसैलिसाइलिक एसिड, तो ये जस्ट एक पार्ट है आपके रटने का, इसमें कुछ ऐसा टेक्निकल नहीं है, तो इसको हम जल्दी से मूव ऑन करेंगे। लाइक डाइएमिनोपायरामिडीन, दैट nucleus diaminopyrimidine if present in the antibiotic, that antibiotic may be trimethoprim or pyrimethamine. If we talk about the quinolones nucleus, that may be nalidixic acid, ciprofloxacin and norfloxacin. There may be, if a tetracycline nucleus is present, that may be tetracycline doxycycline. If nitrobenzene ring is there, then we'll say that is chloramphenicol. और ये GPAT के point of view से भी इससे questions raise होते हैं. Like if we talk about the aminoglycosides, then it has streptomycin and gentamicin. If we talk about macrolides antibiotic, then we say erythromycin, clarithromycin and azithromycin. If we talk about the glycopeptides, the example is vancomycin. And if we talk about the polypeptides, that is polymyxin and bacitracin. If we talk about nitroimidazole, the example of nitroimidazole category is metronidazole. ये मेन इंपॉर्टेंट आपके एग्जांपल्स है। ऐसे तो बहुत सारी कैटेगरी है, वो आपको बहुत याद करना पड़ेगा। पॉलीइंस लाइक एम्फोटेरिसिन बी एंड स्टैटिन, दीज आर द कैटेगरी अंडर द पॉलीइंस। कभी कभी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये आपका एक पार्ट हुआ कि केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, कि भाई कौन सा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम एंटीबायोटिक को किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। सेकंड हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेसिस पे। अब कुछ एंटीबायोटिक हैं जो सेल वॉल को इनहिबिट कर रही हैं, कुछ एंटीबायोटिक हैं जो डीएनए मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हैं, कुछ एंटीबायोटिक है जो सेलुलर मेम्ब्रेन को लीकी बना रहे हैं। तो उनको हम एक जस्ट नेम के रूप में जनरल प्रिंसिपल आप में पढ़ेंगे कीमोथेरेपी में, और जब हम एंटीबायोटिक्स का डिटेल पढ़ रहे होंगे वन बाय वन, तो वहां पे इसको हम डिटेल डिस्कस करेंगे। तो ऑन द एलिमेंट्री लेवल, एज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिपेंड ऑन द सेल वॉल, एंटीबायोटिक एक्टिंग ऑन द सेल वॉल, एंटीबायोटिक इनहिबिटिंग द डीएनए गायरेज एंजाइम और दैट इनहिबिट द प्रोटीन सिंथेसिस, और दैट एंटीबायोटिक रिस्पॉन्सिबल फॉर लीकेज ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। इनके अलावा भी बहुत सारे रीजन्स होते हैं, बहुत सारी मैकेनिज्म होती हैं जिनके थ्रू एंटीबायोटिक वर्क करती हैं। तो दूसरा टाइप हो गया हमारा मैकेनिज्म ऑफ डिपेंडिंग ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बेस्ड क्लासिफिकेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द inhibition. Some antibiotic also inhibiting act by the inhibition of the metabolism. Like bacteria के अंदर एक metabolic step है, like आपका फोलिक एसिड की सिंथेसिस कराना है, तो अगर उस पर्टिकुलर किसी स्टेप में हम ब्लॉक कर दे रहे हैं, like हम सल्फोनामाइड की बात करते हैं, तो उसको हम चूंकि मेटाबॉलिज्म के स्टेप को ब्लॉक करते हैं तो हम एंटी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो एंटी मेटाबोलाइट्स में लाइक हम बात करें तो इनहिबिटर ऑफ मेटाबॉलिज्म लाइक सल्फोनामाइड्स की है। सी पार्ट है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब भाई किस तरीके का ऑर्गेनिज्म को आप वो एंटीबायोटिक इनहिबिट कर रही, वायरस को कर रही, बैक्टीरिया को, फंजाई को, हेलमिन्थ्स को, तो उसके बेसिस पे हम एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी हेलमिन्थिक्स,
तो डिपेंडिंग ऑन द treatment against the particular infected organism, the antibiotics can be also categorized. Like another classification based on the spectrum. एंटीबायोटिक ज्यादा नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑफ ग्रुप्स को कवर कर रही है, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव दोनों को कर रही है, या केवल ग्राम नेगेटिव को कर रही है, केवल ग्राम पॉजिटिव को कर रही है. तो डिपेंडिंग ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ द एंटीबायोटिक, दैट एंटीबायोटिक कैन बी कैटेगराइज्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम एंड द ब्रॉड स्पेक्ट्रम. This is the most important question from the point of view of the GPAT. The narrow spectrum antibiotic, if we talk about like penicillin G, streptomycin, and erythromycin. While when we talk about the broad spectrum antibiotic, it means that cover the maximum gram negative as well as gram positive bacteria, that is tetracycline and chloramphenicol. And I will relate the one very important term, super infection, with this broad spectrum antibiotic. तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपका क्या समझ में आ गया कि वो एंटीबायोटिक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियाज, या जिस अगर बैक्टीरिया के अगेंस्ट है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरियाज को कवर कर रही है, वायरस है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वायरल स्पीसीज को कवर कर रही है. उस तरीके से हम उसको स्पेक्ट्रम के बेस पे डिफाइन करते हैं. अनदर टाइप्स ऑफ एक्शन, अगर बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है एंटीबायोटिक तो बैक्टीरियोस्टैटिक बोल दिया, अगर उसको किल कर रहा है तो बैक्टीरियासाइडल बोल रहा. यहां पे बच्चों को एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, वो इस बात का है कि ऐसा नहीं है कि कोई एंटीबायोटिक अगर बैक्टीरियोस्टैटिक है तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक ही रहने वाली है, नहीं. हायर कंसंट्रेशन में अगर ज्यादा क्वांटिटी में उसकी कंसंट्रेशन को एनहांस कर दिया जाए, administration in higher concentration, the bacteriostatic antibiotic can become into bactericidal antibiotic. तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझ के रखना है. तो स्टैटिक की बात करेंगे लाइक हम सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन. साइडल की बात करेंगे लाइक हम अमाइनोग्लाइकोसाइड, लेप्रोस साइडल की बात करेंगे तो ये एंटीबायोटिक, राइट. इसके बाद इसी तरह हम बात करेंगे एट हाई डोज स्टैटिक. ये यही पॉइंट लिखा है कि हाई डोज पे सारी स्टैटिक एंटीबायोटिक क्या होती है, साइडल होती है. लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, पेरीमाइसिन होता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड, साइडल एंटीबायोटिक्स होती हैं सेम. तो ये हमारा, हाँ एक पॉइंट और आता हमारे सोर्स के बेस पे कि आपको वो एंटीबायोटिक मिल कहां से रही, प्लांट उसका सोर्स है, ये क्या है. तो उसके लाइक हम फंजाई का सोर्स है ग्राइसोफिल्मिन सिफाइलोस्पोरिन, बैक्टीरिया सोर्स है बेसिट्रेसिन पॉलीमिक्सिन बी, एक्टिनोमाइसिटीज है एमिनोग्लाइकोसाइड मैक्रोलाइड्स. तो उसके बेसिस पे भी हम डिवाइड करते हैं. तो ये आपके कुछ हेडिंग्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे. अब बात आती है इसकी कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी की. तो देखिए एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उसकी कुछ सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी होती है. कुछ एंटीबायोटिक लाइक क्लोराम्फेनिकॉल की बात करें तो बोन मैरो डिप्रेशन होता है. स्ट्रेप्टोमाइसिटिन की बात करें तो ओटोटॉक्सिक होती है. तो वो आपको एक वन बाय वन जब हम डिटेल एंटीबायोटिक का पढ़ेंगे तो उस तरीके से हम उसको पढ़ लेंगे. लेकिन हम एंटीबायोटिक के जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी में हमको इस मैटर को भी कवर अप करना होता है कि टॉक्सिसिटी की बेसिस पे भी एंटीबायोटिक कई बार डिवाइड्स होती है कि ये सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी कर रही है या नहीं. इनका जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो नैरो है. थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो होने की वजह से इनकी टॉक्सिसिटी ज्यादा है. लाइक हम रेजिस्टेंस की बात करें, क्योंकि कुछ एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, रेजिस्टेंस हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए. रेजिस्टेंस का मतलब कि लेट सपोज कि ये ए है, ए से ये बी के थ्रू ये कोई बैक्टीरिया है जो ए से बी बना रहा है और बी से सी अपना फाइनल प्रोडक्ट सी बना रहा है, इसको यूटिलाइज कर रहा है सेल वॉल की सिंथेसिस में. अब आपने कोई एंटीबायोटिक ली जो कि इस बी को इनहिबिट कर रही थी. जब बी को इनहिबिट करेगी तो ए से सी नहीं बनेगा, करेक्ट. लेकिन बैक्टीरिया ने ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसा कंपाउंड डेवलप कर लिया जो कि ई था, जो कि उस एंटीबायोटिक ई को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगी. अब ये इस पाथवे को छोड़ के ए से ई बनाया और ई से सी बना दिया. इट मींस ये इस स्टेप पे एंटीबायोटिक काम कर रही थी उसके लिए ये बैक्टीरिया क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, क्योंकि उसने नए पाथ को ऑप्ट कर लिया. तो उसलिए हम बोलते हैं कि रेजिस्टेंट हो जाते हैं कई बार बैक्टीरिया. और रेजिस्टेंट कई बार नेचुरल भी होता है और कई बार एक्वायर्ड भी होता है. अब हम बात करेंगे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की. तो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं जैसे सल्फोनामाइड्स की बात करें, हम पेनिसिलिन की बात करें, जिनमें हाइपर सेंसिटिविटी, मैक्सिमम एंटीबायोटिक में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है. लाइक जैसे एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन की बात करें पेनिसिलिन में, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम में, एक्सफोलिएट डर्मेटाइटिस, ये सब जीपैट के क्वेश्चंस हैं. तो वो आपके सल्फोनामाइड्स में होते हैं. एक पॉइंट है आपका ड्रग टॉलरेंट. ड्रग टॉलरेंट में क्या होता है कि कई बार आपके जो बार बार एंटीबायोटिक फ्रीक्वेंटली एंटीबायोटिक देने से बैक्टीरिया उसके लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं और उस पर्टिकुलर डोज पे इफेक्ट नहीं आता, वो बैक्टीरिया किल नहीं होते, ड्रग टॉलरेंट हो जाते हैं, ड्रग की डोज हमको बढ़ानी पड़ती है. दूसरी चीज, लास्ट चीज होती है एक पॉइंट, सुपर इन्फेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए सुपर इन्फेक्शन क्या है.
नॉर्मली कोई सुपर इन्फेक्शन क्या है, नॉर्मली आपको लेट सपोज कोई इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन का आप क्या ले रहे हो, ट्रीटमेंट ले रहे हो। ट्रीटमेंट लेते ही लेते आपने ट्रीटमेंट तो लिया एंटीबायोटिक्स का, और एंटीबायोटिक्स के केस में ही सुपर इन्फेक्शन की हम स्टडी करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स के केस में हम सुपर इन्फेक्शन को इस तरीके से समझते हैं, लेट सपोज आपका कोई इन्फेक्शन है, आप उसका ट्रीटमेंट ले रहे हो, अब उसका ट्रीटमेंट ठीक तो हो रहा है, लेकिन साइड में आपको दूसरा इन्फेक्शन रेडी हो गया जो कि पहले नहीं था। अब सुपर इन्फेक्शन को ट्रीट करना ज्यादा टफ होता है क्योंकि उसकी वजह हमको नहीं पता होती, लेकिन यह मान के चला जाता है कि सुपर इन्फेक्शन के ज्यादा चांसेस किस एंटीबायोटिक में होते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में होते हैं। क्यों, उसकी वजह है। देखिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कवर्स मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया लाइक ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव। जब हम लॉन्ग टर्म में ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक का इंटेक करते हैं तो जो हेल्दी गट फ्लोरा है इन द जीआई ल्यूमेन दैट आल्सो अफेक्टेड, and once the helping GIT flora once destroyed by the broad spectrum antibiotic by the higher or long term intake of the broad spectrum antibiotic, there may be chances कि आपको न्यू इन्फेक्शन पैदा हो जाए क्योंकि आपके हेल्पिंग बैक्टीरिया क्या हो गए, सप्रेस हो गए, कम हो गए, किल हो गए। तो उस नए इन्फेक्शन को आप क्या बोल रहे हो, सुपर इन्फेक्शन। तो इसको आपको रिलेट करना है अक्सर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी। आपको वन बार अगर रिवाइज करें, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल, प्रिंसिपल ऑफ एंटीमाइक्रोबियल थेरेपी, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड अबाउट द टॉक्सिसिटी, रेजिस्टेंस, हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन, सुपर इन्फेक्शन, ड्रग टॉलरेंट एंड द टॉक्सिसिटी। तो आपको इस पॉइंट्स को कवर करके अपना जनरल प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी के पॉइंट्स, टॉपिक्स को पढ़ना है और कवर करना है। सो आई होप कि वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सल्फोनामाइड्स और कोट्राइमोक्साजोल की। एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।